आज हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत समझेंगे। इसके पहले के अध्याय में हम उत्पादन फलन और लागत वक्र समझे थे। इस इकाई में हम ये समझेंगे कि कोई भी फर्म किस प्रकार निर्णय लेती है कि उसे अपना उत्पादन कितना करना है, क्योंकि प्रत्येक फर्म या उद्योगपति का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ अधिकतम करना। इस इकाई से 1 अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक से कोई प्रश्न नहीं, 3 अंक से 1 प्रश्न और 4 अंक का भी कोई प्रश्न नहीं आएगा। इस प्रकार से इस इकाई से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारा पहला सही विकल्प है, कोई फर्म संतुलन में होता है जब। साम्य या संतुलन का मतलब होता है परिवर्तन का ना होना। उत्पादन कर रही प्रत्येक फर्म का उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। जिस बिंदु पर फर्म अधिकतम लाभ कमाएगी वही बिंदु उसके संतुलन का बिंदु होगा। लाभ अधिकतम वहां होगा जहां सीमांत आय और सीमांत लागत बराबर होगी। सीमांत आय का मतलब है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। जब ये दोनों बराबर होंगे तब फर्म का संतुलन होगा। पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है? किसी वस्तु की पूर्ति से मतलब वस्तु की उन मात्राओं से है जिन्हें एक विक्रेता विभिन्न कीमत पर एक निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार रहता है। मांग की तरह पूर्ति भी समय की अवधि और कीमत से जुड़ी होती है। अन्य बातें समान हो, वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है? पूर्ति का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर जितनी कीमत अधिक होती है उतनी ही पूर्ति अधिक होती है, या जितनी कीमत कम होती है उतनी ही पूर्ति कम होती है। अर्थात वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध होता है। यह है हमारा पूर्ति का नियम। पूर्ति में कमी निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? ये बताइए, आप एक उत्पादक हैं और आप बिस्किट का उत्पादन कर रहे हैं, तो पूर्ति किस किस कंडीशन में आप कम करेंगे, कि कब आप इनका उत्पादन कम करेंगे? उत्पादन लागत में यदि वृद्धि हो जाए, यदि आटा है, शक्कर है या चॉकलेट है महंगी हो जाएगी, तो आप थोड़ा उत्पादन कम कर देंगे। स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, उद्योग में फर्म की संख्या में कमी। मान लो पूरे मार्केट में 10 बेकरी चल रही थी बिस्किट की, यदि अब 3 ही रह जाएं, तब भी पूर्ति में कमी आएगी। तो इस तरह इसका जो सही विकल्प होगा द होगा। उपर्युक्त सभी कारणों से पूर्ति में कमी हो सकती है। वस्तु की उस मांग को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय, बाजार तथा कीमत पर बेचने को तैयार है? यदि मांग की जगह मात्रा होगा तब ये सही अर्थ कथन व्यक्त करेगा। वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय, बाजार तथा कीमत पर बेचने को तैयार है? तो इसको हम क्या कहेंगे? पूर्ति। जब किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो, कितने प्रतिशत? 40%, परंतु पूर्ति में केवल 15% की वृद्धि हो, ऐसी वस्तु की पूर्ति की लोच क्या होगी? जब किसी वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तब इसे हम इकाई से कम लोचदार पूर्ति या बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। आपने यहाँ देखा ना कि कीमत में अधिक कमी हो रही, अधिक वृद्धि हो रही है, पूर्ति तो बढ़ रही है लेकिन केवल कितने परसेंट बढ़ रही है? 15%। तो ये कैसी पूर्ति होगी? बेलोचदार। औसत आगम किसके समान होती है? एवरेज रेवेन्यू अर्थात उत्पाद की प्रति इकाई आय से है। औसत आगम या औसत संप्राप्ति एक ही शब्द है। औसत आगम से अभिप्राय उस दर से है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। औसत आगम ही वस्तु की कीमत होती है। औसत आगम और कीमत दोनों एक ही चीज है। ES इज इक्वल टू 0 का अर्थ है पूर्ति की लोच। ES का मतलब क्या है? ES मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई।
जब पूर्ति की लोच शून्य होती है तब कीमत में कितना भी परिवर्तन किया जाए पूर्ति स्थिर होती है। पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार होती है। देखिए कीमत में कितना परिवर्तन हो रहा है, 100%। यानी कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए, परंतु ये जो पूर्ति है वो कैसी है, स्थिर है, यानी ये बेलोचदार है। तब ES बराबर क्या होगा, 0 होगा। निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। देखिए चित्र दिया हुआ है, कीमत क्या है, यहाँ पे स्थिर है, कीमत स्थिर है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है P में, परंतु पूर्ति परिवर्तित हो रही है। इसको हम कहते हैं पूर्णतया लोचदार पूर्ति। जब कीमत स्थिर है और पूर्ति में वृद्धि भी हो सकती है और पूर्ति में कमी भी हो सकती है, इसको हम कहेंगे पूर्णतया लोचदार पूर्ति। निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। ये भी यहाँ पे वही है, हमने पहले स्लाइड में समझा था कि कीमत में परिवर्तन, वृद्धि भी हो रही है, हो सकती है, या कमी भी, परंतु पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसको हम कहेंगे पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। बेलोचदार क्यों कहेंगे, यानी पूर्ति में कोई लोच नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। रिक्त स्थान भरिए। खालिस्तान सदैव वस्तु की प्रति इकाई कीमत को प्रदर्शित करता है। औसत आगम या औसत संप्राप्ति, एवरेज रेवेन्यू, या आप AR भी लिख सकते हैं। AR सदैव वस्तु की प्रति इकाई कीमत को प्रदर्शित करता है। AR ही क्या होता है, हमेशा कीमत। औसत आगम ही हमारा कीमत को व्यक्त करता है, प्रति इकाई कीमत को। आप ये तीनों में से कुछ भी लिखेंगे आपका उत्तर सही होगा। औसत आगम भी लिख सकते हैं, औसत संप्राप्ति भी लिख सकते हैं, या AR भी लिख सकते हैं। जब MR खालिस्तान होता है तब TR अधिकतम होता है। इसके लिए हम रेखा चित्र समझ लेते हैं। ये हमारा MR है और ये हमारा TR है। अब देखिए यहाँ पे MR खालिस्तान है तब TR अधिकतम है। TR अधिकतम कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तब MR क्या है, हमारा शून्य है। तो उत्तर क्या होगा, जब MR शून्य है तब TR अधिकतम होता है। कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से खालिस्तान होती है, कम होती है। यदि कीमत कम हो जाएगी तो पूर्ति भी क्या होगी, कम होगी। पूर्ति का नियम कीमत और वस्तु की पूर्ति के बीच खालिस्तान संबंध को बताता है। कैसा संबंध बताता है, धनात्मक भी लिख सकते हैं आप और सीधा भी। क्यों, पूर्ति का नियम क्या है, कीमत में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि, कीमत में कमी पूर्ति में कमी। पांचवा है हमारा, सामान्य वस्तुओं के लिए पूर्ति वक्र खालिस्तान ढाल वाला होता है। सामान्य वस्तुओं के लिए पूर्ति वक्र धनात्मक या बढ़ते ढाल वाला होता है। छठवा है हमारा, पूर्णतः खालिस्तान पूर्ति वक्र Y अक्ष के समानांतर होता है। ये चित्र हमने देखा था ना, Y अक्ष के समानांतर है जब कीमत में परिवर्तन हो रहा है और पूर्ति स्थिर थी। पूर्ति कैसी थी, स्थिर थी। इसको हमने क्या कहा था, पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति में पूर्ति वक्र Y अक्ष के समानांतर होता है। ये देखिए, ये Y अक्ष के पूर्ति वक्र समानांतर है। SS कर्व कैसा है, पूर्ति वक्र के Y अक्ष के समानांतर है। अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः खालिस्तान होती है, बेलोचदार होती है। यदि बहुत कम समय है, मान लो 2 दिन 1 दिन का समय, हम अल्पकाल को समय से नहीं व्यक्त करते, हम ये मान के चलते हैं बहुत कम समय। यदि बहुत कम समय में अचानक से आज बाजार में टमाटर की डिमांड बढ़ जाए या दूध की डिमांड बढ़ जाए, तो क्या 1 दिन में अचानक से दूध की में वृद्धि कर सकते हैं हम, या टमाटर के उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसीलिए अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है। दूध जैसी वस्तु के लिए पूर्ति की लोच पूर्णतः खालिस्तान होती है। इसका भी वही है, कीमत में कितनी भी वृद्धि और कमी हो जाए, परंतु अति अल्पकाल में या दूध जैसी वस्तु के लिए पूर्ति की लोच पूर्णतः बेलोचदार होती है।
या हम क्या लिख सकते हैं, ई एस इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। पूर्णतः बेरोजगार को हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, ई एस इज इक्वल टू, यानी इसकी लोच कैसी है, शून्य लोच है। पूर्ति की कीमत लोच खालिस्तान प्रकार की होती है। ये देखिए, पूर्ति की कीमत लोच कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। पूर्णतः लोचदार पूर्ति, अधिक लोचदार, लोचदार, बेलोचदार और पूर्णतः बेलोचदार। तो आप क्या लिखेंगे, पूर्ति की कीमत लोच 5 प्रकार की होती है। पूर्ण प्रतियोगिता एक खालिस्तान स्थिति होती है। पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक स्थिति है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेता बहुत अधिक संख्या में होते हैं। जितनी वस्तुएं हैं वे सभी समरूप होती हैं। क्रेता एवं विक्रेता को संपूर्ण बाजार की जानकारी होती है। ये सभी विशेषताएं किसी भी बाजार में नहीं पाई जाती। इसीलिए कहा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक स्थिति होती है। सही जोड़ी बनाइए। सबसे पहला है हमारा पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषता होती है क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या होना। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता क्या है, क्रेता और विक्रेता के अधिक संख्या होना। दूसरा है हमारा औसत संप्राप्ति। मैंने यहाँ पे इसका इंग्लिश में भी लिख लिया है जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो और आपको याद भी हो जाए। ये बताइए, एवरेज रेवेन्यू यहाँ कहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको? एवरेज रेवेन्यू को हम किससे लिख सकते हैं, ए आर से व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा है कुल लाभ यानी टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट यानी टीपी, ये दिख रहा है आपको, ये होगा हमारा थर्ड का उत्तर। यदि आप इनके इंग्लिश में वर्ड याद रखेंगे तो आपको कुछ तो ट्रिक मिल जाएगा, आप अपने मन से भी इनका उत्तर लिख सकते हैं। चौथा है हमारा पूर्ण प्रतियोगिता में साम्य। पूर्ण प्रतियोगिता में साम्य तब होगा जब सीमांत संप्राप्ति यानी एमआर और सीमांत लागत मतलब एमसी आपस में बराबर होंगे। ये है हमारा चौथे का उत्तर, एमआर बराबर एमसी। इसके बाद है हमारा पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम क्या होता है, पूर्ति का नियम होता है कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध। यदि कीमत में वृद्धि तो पूर्ति में भी वृद्धि, कीमत में कमी तो पूर्ति में भी कमी। पूर्ति का विस्तार। जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि होने के कारण उसकी पूर्ति की गई मात्रा में भी वृद्धि होती है, उसे हम पूर्ति में विस्तार कहते हैं। यानी ऊंची कीमत अधिक पूर्ति। इसके बाद अगला है हमारा पूर्ति का संकुचन, इसी के जस्ट उल्टा होगा। जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी होने से उसकी पूर्ति की गई मात्रा में कमी होती है, इसे हम पूर्ति में संकुचन कहते हैं। यानी कम कीमत कम पूर्ति, अधिक कीमत अधिक पूर्ति क्या होगा, पूर्ति में विस्तार, और संकुचन कम कीमत कम पूर्ति। स्टॉक। स्टॉक क्या है, सामान्य भाषा में पूर्ति और स्टॉक एक ही अर्थ पे लिया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में इन शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। किसी वस्तु के स्टॉक से अभिप्राय उस वस्तु की कुल मात्रा से है जो किसी निश्चित समय पर एक उत्पादक या विक्रेता के पास उपलब्ध होती है। स्टॉक, आप किसी दुकान में जाते हैं ना, अभी मान लो अचानक से अक्टूबर का मंथ चल रहा है और ठंड लग रही है, आप दुकान में गए, बोले भैया स्वेटर दे दो, तो वो बोलेगा नहीं नहीं अभी नई स्वेटर तो नहीं आई है। तो आप बोलेंगे ना भैया आपके स्टॉक में होगी स्वेटर, आप चेक कर लो। यानी उसकी दुकान में पहले से यदि स्वेटर रखी है उस वक्त आप उसके दुकान में या उसके गोदाम में, तो आप क्या बोलेंगे, आपके स्टॉक में होगी, आप मुझे एक स्वेटर दे दीजिए। स्टॉक का मतलब क्या होता है, वस्तु की वह मात्रा जो विक्रेताओं के पास मौजूद है। पूर्ति तालिका। पूर्ति तालिका क्या है, पूर्ति तालिका वह तालिका है जो किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमत पर बेचने के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा को प्रकट करती है। यह है हमारा बा, वस्तु की विभिन्न कीमत पर बेची जाने वाली मात्रा। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण किसके द्वारा होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण
मांग और पूर्ति के संतुलन के द्वारा होता है। जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति मिलती है उसी बिंदु पर वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगत आगम में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम सीमांत आगम, सीमांत संप्राप्ति या मार्जिनल रेवेन्यू, आप तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। सीमांत आगम भी हो सकता है, सीमांत संप्राप्ति और मार्जिनल रेवेन्यू। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का साम्य कहाँ होता है? एक उत्पादक उत्पादन के लिए उस स्तर पर अपना संतुलन प्राप्त करता है जहां लाभ अधिकतम होता है। अतः उत्पादक का संतुलन लाभ अधिकतमीकरण की एक स्थिति है। एक फर्म उस मात्रा का उत्पादन करती है जहां कुल संप्राप्ति और कुल लागत के बीच अंतर अधिकतम होता है। एक उत्पादक संतुलन की स्थिति कब होगी? जब सीमांत संप्राप्ति और सीमांत लागत दोनों बराबर हो। बाजार में एक वस्तु के क्रेता विक्रेता की अधिक संख्या किस प्रकार के बाजार की विशेषता है? हमने पिछले स्लाइड में समझा था ना कि क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या किस प्रकार के बाजार में होती है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है कि बाजार में बहुत अधिक संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं और सभी समरूप वस्तुओं का विक्रय करते हैं। पूर्ति का नियम किनके बीच धनात्मक संबंध को बताता है? ये हमने कई बार समझ लिया है। पूर्ति का नियम कीमत और पूर्ति की मात्रा के बीच धनात्मक संबंध को बताता है। कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति में भी वृद्धि होती है, कीमत में कमी होने पर पूर्ति में भी कमी होती है। पूर्ति की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है? ये भी हमने पिछले स्लाइड में देखा था। पूर्ति की कीमत लोच 5 प्रकार की होती है। जब कीमत और पूर्ति समानुपात में परिवर्तित होती है तो उसे किस प्रकार की लोच कहलाती है? समानुपात का मतलब है जितनी वृद्धि या कमी कीमत में होगी उतनी ही पूर्ति में भी हो। देखिए कीमत में कितना परसेंट परिवर्तन हो रहा है? 10%। और पूर्ति में भी कितना हो रहा है? 10%। 10% परिवर्तन यहाँ कीमत में, 10% परिवर्तन यहाँ पूर्ति में। इस प्रकार की लोच क्या कहलाएगी? इकाई लोच। कुल लाभ क्या है? कुल लाभ का सूत्र क्या होता है? कुल लाभ को हम पाई के द्वारा व्यक्त करते हैं। पाई बराबर कुल आगम और कुल लागत। कुल आगम और कुल लागत का मतलब क्या हुआ? आगम का मतलब है मान लो आपने 5 किलो टमाटर में 50 रुपए लागत लगाई। कितनी लागत लगाई? 50। और इसको बाजार में आपने 60 रुपए में बेचा तो आगम आपका कितना हुआ? 60 रुपए। और लागत आपने कितनी लगाई थी? 50 रुपए। तो आपका प्रॉफिट कितने रुपए हुआ? 10 रुपए। यही है हमारा कुल लाभ। आगम का मतलब है आपको जो प्राप्त हुआ और आपने उसमें जो लागत लगाई, ये है हमारी कुल लागत। यदि इसका अंतर जितना अधिक होगा हमारा प्रॉफिट उतना अधिक होगा। आगम यदि ज्यादा होगा तो हमारा प्रॉफिट अधिक होगा। इसको हम पाई बराबर TR माइनस TC भी कह सकते हैं। प्रति इकाई लाभ का सूत्र लिखिए। प्रति इकाई लाभ बराबर होता है कुल लाभ में हम कुल उत्पादन का भाग दे देते हैं तो प्रति इकाई लाभ निकल जाता है। लाभ अधिकतम करने की शर्तें क्या हैं? इसकी हम पूरी शर्तें देख लेते हैं। आप कोई भी एक शर्त लिख सकते हैं। सीमांत संप्राप्ति यानी MR सीमांत लागत के बराबर होती है, ये पहली शर्त है। सीमांत लागत वक्र बढ़नी चाहिए जब MR बराबर MC हो। AR यानी कीमत ज्यादा होना चाहिए औसत परिवर्ती लागत के। केवल जब ये शर्तें पूरी होती हैं तभी सीमांत संप्राप्ति और सीमांत लागत के बीच का अंतर अधिकतम होता है, अर्थात लाभ अधिकतम होता है। तो आप ये 3 शर्त में कोई भी एक यदि आप परीक्षा में लिखेंगे तो आपका सही होगा। कुल आगम TR का सूत्र लिखिए। TR बराबर होता है P इंटू Q। P यहाँ क्या है? बाजार कीमत और Q है फर्म का उत्पाद निर्गत।
सत्य असत्य हमारा पहला है, पूर्ति का संकुचन बताता है। हमें क्या बताना है? संकुचन। अधिक कीमत कम पूर्ति। जबकि पूर्ति का संकुचन क्या होता है? जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी होने के कारण पूर्ति भी कम होती है, उसे हम पूर्ति का संकुचन कहते हैं। जबकि यहाँ उल्टा बोल रहा है, अधिक कीमत कम पूर्ति, यानी ये कथन असत्य है। सामान्य वस्तुओं के लिए पूर्ति वक्र बढ़ते ढाल वाला होता है। सामान्य वस्तुओं का पूर्ति का नियम लागू होता है। वस्तु की कीमत और पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध होता है। पूर्ति वक्र का ढाल ऊपर की ओर अपवर्ड होता है। तो ये कथन सत्य है। अधिक कीमत पर स्टॉक बाजार में पूर्ति अधिक होती है। ये कथन भी सत्य है। कीमत अधिक है तो स्टॉक से अधिक क्या होने लगेगी? बाजार में पूर्ति। कीमत जैसे ही बढ़ेगी पूर्ति भी क्या होगी? हमेशा अधिक होगी। पूर्ति का नियम कीमत तथा पूर्ति के बीच विपरीत संबंध को बताता है। अभी हमने देखा था ना कि धनात्मक संबंध होता है, विपरीत नहीं होता, सीधा संबंध होता है। कीमत अधिक पूर्ति अधिक, कीमत कम पूर्ति कम। इस तरह से ये कथन भी असत्य होगा। वस्तु की समान कीमत पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यातायात लागत नहीं होती, जिसके कारण बाजार में एक कीमत प्रचलित होती है। तो ये कथन भी सत्य होगा। यानी पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है कि ये जो बाजार में जितनी वस्तुएं हैं, एक समान वस्तुएं हैं, उनकी कीमत एक समान पाई जाती है। कुल लाभ बराबर कुल आगम से बड़ा है कुल लागत होता है। सूत्र क्या देखा था हमने कुल लाभ का? TR माइनस TC। तो ये कथन क्या होगा? असत्य होगा। पिछले स्लाइड में हमने देखा था ना सूत्र, कुल लाभ पाई बराबर TR माइनस TC। बस आप इतना भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पूरा लिखें, आप इतना भी उत्तर दे सकते हैं। तो ये जो कथन है ये असत्य है। प्रति इकाई लाभ बराबर कुल लाभ में हम कुल उत्पादन का भाग देते हैं, ये कथन सत्य है। ये भी हमने पिछले स्लाइड में देखा है। पूर्ति की कीमत लोच की 3 श्रेणियां होती है। आप बताइए कितनी होती हैं? पूर्ति की कीमत लोच की 5 श्रेणियां होती हैं। पूर्णतः लोचदार पूर्ति को E इज इक्वल टू इन्फिनिटी या अनंत से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, पूर्णतः लोचदार पूर्ति को हम अनंत से व्यक्त करते हैं। दूसरा एक और प्रश्न है ऐसे ही, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति E0 को किससे व्यक्त करते हैं? ES को 0 से। पूर्णतः बेलोचदार, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों कथन सत्य हैं। इससे बेटर है कि आप ये पूरी तालिका को लिख लीजिए कॉपी में। यदि आपको ये याद हो गई तो आपको इससे संबंधित सभी प्रश्न उत्तर आपको याद नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से हमने ये इकाई के वस्तुनिष्ठ भी हल कर लिए हैं। आप कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। थैंक यू।